हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है केमिस्ट्री हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी कभी न्यूमेरिकल बनता है और बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, नॉन-सर्ट समीकरण, मतलब जितने भी टॉपिक्स आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। स्किप करने से आप सभी का नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है और सारे पॉइंट्स ऐसे क्लियर करा दूंगा कि पूछूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझाता चलता हूँ, या लिख देते हैं जलीय NaCl विलयन का, जलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है वो जान लीजिए। देखो NaCl विलयन है, जलीय है, मतलब हमने उसको जल में घोल दिया है, तो 2NaCl और ब्रैकेट में लिख देना AQ। AQ का मतलब होता है एक्वेस, मतलब हमने इसको जल में घोला हुआ है। और जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर लिख दोगे आप इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत अपघटन, ठीक है। NaCl हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है जिसको हमने जल में घोला हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है, 2Na प्लस 2Cl माइनस, मतलब ये जो NaCl है ये आयनों में टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, 2Na प्लस और 2Cl माइनस में। कब टूटेगा समझने का प्रयास करना। नमक ले रखा है, उसको हमने जल में घोला, जल में घोलने के बाद हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अर्थात उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हमने ले रखा है ये आयनों में विघटित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। तो यही तो हमने लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब NaCl अपनी गलित अवस्था या क्या कह सकते हैं जलीय विलयन। अब NaCl को हमने जल में घोला हुआ है तो ये इसकी गलित अवस्था भी कहलाएगी और ये इसका जलीय विलयन भी कहलाएगा। तो जलीय विलयन में विद्युत धारा, अब हम इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो NaCl आप देख रहे हो किस किस में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पर ये अपघटित हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर NaCl का जो अपघटन हुआ है किसकी वजह से हुआ है, हमने जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तभी तो ऐसा हुआ। तो बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है कि वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन में, या तो गलित अवस्था होगी या जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत अपघटन किसे कहते हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि वह प्रोसेस जिसमें अगर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ हमने ले रखा है उसकी गलित या जलीय अवस्था है, उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो पदार्थ हमने ले रखा है वो आयनों में टूट जाता है, आयनों में अपघटित हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं या फिर विद्युत अपघटन कहते हैं। आगे भी बहुत कुछ और होने वाला है। अब ये जो आयनों में टूटे हैं ना स्टूडेंट, अब देखो 2Na प्लस है, क्या है आपका 2Na प्लस था और 2Cl माइनस था, ठीक है। तो पहले हम 2Cl माइनस को दिखाते हैं। तो जो 2Cl माइनस है, जो 2Cl माइनस है स्टूडेंट, ये विघटित हो जाता है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब जो 2Cl माइनस है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2Cl माइनस, तो ये 2Cl माइनस क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो घटना होगी स्टूडेंट ये होती है एनोड पर। ये घटना कहाँ पर होती है, एनोड पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रोसेस हो गया नहीं हो गया। अब जो 2Cl माइनस है ये क्लोरीन गैस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, एनोड पर, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने वाले हम लोग, एनोड और कैथोड। उसके बाद जो 2Na प्लस है, 2Na प्लस है वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जो क्लोरीन ने अपने क्लोराइड आयंस हैं इनमें से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं ये सोडियम आयन क्या करेगा, उन्हें ग्रहण कर लेता है। तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गिवेन यू, ठीक है। रिवर्सिबल रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से रिएक्शन हो जाएगी। 2Na मतलब जो सोडियम आयन है ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। और एक चीज़ बताओ, NaCl को हमने जल में घोला हुआ है,
तभी तो NaCl का जलीय विलयन मिला। तो ये सोडियम जो है ये क्या करता है स्टूडेंट, देखो इसी में लिख लेना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसी में हो रही हैं, जो मैं आपको एक रिएक्शन आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसी के नीचे जस्ट लिखना। जो 2Na है ये जल से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, जल से, 2H2O। और स्टूडेंट ये जल से क्रिया करके क्या बनाएगा जानते हो, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, 2Na है और यहाँ से 2H ले लो, 2O ले लो, 2O तो हैं, 2H ले लो, 2NaOH प्लस H2। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा मतलब इसको मिलाकर और इसको मिलाकर ये प्रोसेस होगा स्टूडेंट हमारा कैथोड पर। लिख लेना इसके ऐसे करके दोनों लाइनों यहाँ तक खींच लेना और लिख देना कैथोड पर, ठीक है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि जब भी हम NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा कह सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना सभी को। तो जब भी हम NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें एनोड पर तो क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने NaCl के जलीय विलयन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो हमें ये सारे प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए। हमें क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त हुई और कैथोड पर हमें NaOH और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस का विद्युत अपघटन किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा। वह प्रोसेस जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ, यहाँ पर हमने NaCl ले रखा, कोई और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर अपघटित हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत अपघटन के बारे में मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस में टूटा, लेकिन आगे भी इनका अपघटन होने वाला है। जो क्लोराइड आयंस हैं ये अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, एनोड पर। और जो सोडियम आयंस हैं, जो यहाँ पर सोडियम आयन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो जब ये इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो ये सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाते हैं और सोडियम धातु क्या करती है, जलीय विलयन, क्योंकि आप सभी ने देखा था NaCl का जलीय विलयन है, तो जो जल उपस्थित है वहाँ पर उससे क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हो। इसको मिटा देते, नीचे वाले रिएक्शन को ऊपर वाले में आपको फिट करनी है इसको, ठीक है। अब जानते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। तो देखो जो वैज्ञानिक फैराडे हैं उन्होंने विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने का प्रयास करना। पहला नियम क्या कहता है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस समझने का प्रयास करना कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, जो हमने विद्युत अपघटन कराया उसी क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड होते हैं 2, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होगा, जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं, NaCl हमने ले रखा था, विद्युत अपघट्य हो गया वो, तो उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की जितनी भी मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी, तो यही तो बोला है विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। अगर मैं उस पदार्थ की मात्रा को मानूँ m, किससे मानूँ, m से, विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो समझने का प्रयास करना, यहाँ पर हमने ले रखा है NaCl का जलीय विलयन। क्या ले रखा है, NaCl का जलीय विलयन। और जब हम इसमें विद्युत अपघटन कराएंगे, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये जो इलेक्ट्रोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, इन इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा, पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने बोला है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये पूरे इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, अगर मैं उस पदार्थ की मात्रा को m से मानूं, किससे मानूं, m से, पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कुल आवेश के, और इस विद्युत अपघट्य में कितना आवेश प्रवाहित कराया जा रहा है, अगर मैं उसको q मानूं तो m प्रोपोर्शनल q लिखा जाएगा। विद्युत अपघट्य में प्रवाहित, देखो विद्युत अपघट्य में हमने लिखा क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। आप पूरी की पूरी डेफिनेशन इसी से बना सकते हो कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। और जब आप इसको हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, या m इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है z, क्या आता है, z, जहाँ z इज इक्वल टू विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत
रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, और आप सभी देखो पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, बट Q बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा बताओ, IT पढ़ा है सभी ने, नहीं पढ़ा है, सभी ने पढ़ रखा होगा। तो मैं यहाँ पर इस Q को हटाकर IT यूज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए M बराबर ZIT, तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा एक। ठीक है, यहाँ से हमारा एक सूत्र निकल के आ चुका है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। Z क्या है यहाँ पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, हमारा टाइम है या समय है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होगा वो विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित करोगे, इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी विद्युत अपघट्य की, और जितना कम आवेश प्रवाहित करोगे उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, पहला नियम हमारा समझ में आ गया होगा। सेकेंड नियम भी इसी की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। जब विद्युत धारा की समान मात्रा, समझने का प्रयास करना है यहाँ पर, अगर मैं दो विद्युत अपघट्य ले लूँ, ठीक है ना, चलो यहीं पे ले लेते हैं, दो विद्युत अपघट्य हमने ले रखे हैं यहाँ पर, एक हमने ये ले रखा है, एक ये ले रखा है। एक में सपोज करो NaCl का NaCl ले लिया हमने, और दूसरे में आप कोई भी विद्युत अपघट्य ले सकते हो, सपोज करो हमने KCl ले लिया, दो विद्युत अपघट्य हो गए। तो मैंने क्या बोला कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जितनी धारा हम इसमें प्रवाहित करेंगे उतनी धारा इसमें प्रवाहित करनी, मतलब दोनों में समान मात्रा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, तो जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर दो ले रखे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं सेम है इसी की तरह, बस थोड़ा सा चेंज आने वाला है। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं अगर मैं दो ले रहा हूँ तो दो मात्राएं हो जाएंगी, W1 मान लो और W2 मान लो। यहाँ पर हमने M से दिखाया, M से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान, देखो तुल्यांकी भार आप सभी ने सुना होगा, तो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान, या तो आप ये सूत्र बना सकते हो, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, समझने का प्रयास करना, आप सभी ने बट W1/W2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। M बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, ZIT। अगर मैं M की जगह W कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो W बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, ZIT। यहाँ पर M की जगह W यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप सूत्र लगा दो यही वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा ये Z1IT बटे Z2IT, तो IT से IT कैंसिल, तो W1/W2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, Z1/Z2। तो यहाँ पर मैं इस W1/W2 को हटाकर इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो सूत्र बन जाएंगे, Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2। ठीक है, तो आप ये दोनों सूत्र तैयार कर लेना, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आप अगर ये वाला सूत्र भी लिख के आ दो तो भी सही है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक सूत्र आपका ये भी बन गया है और एक सूत्र आपका ये भी बन गया, तो यहाँ से तीन सूत्र बन जाते हैं आपके। है कुछ नहीं इसमें, है कुछ भी नहीं। जब विद्युत धारा की समान मात्रा, देखो अगर आप वैसे चाहते हो तो बना सकते हो, अगर दो विद्युत अपघट्य ले रखे हैं तो आप क्या करोगे, W1 इज इक्वल टू, ठीक है, W1 इज इक्वल टू, अब देखो क्या बोला उसने, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्रा उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। तो W1 प्रोपोर्शनल E1, फिर W2 प्रोपोर्शनल E2। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। फिर इनको जब आप सॉल्व करो, क्योंकि कांस्टेंट समान आएंगे निकल के, तो क्या बन जाएगा, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। वही चीज़ निकल के आएगी, बस मैंने वहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। और आगे आप सभी को पता है कि W बराबर क्या सूत्र है, ZIT है। M बराबर ZIT लिख दो या W बराबर ZIT लिख दो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप W1 और W2 का सूत्र बनाओगे तो यही तो सूत्र बनेगा आपका, IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो W1/W2 बराबर हमारा एक सूत्र ये बन गया, बन गया नहीं बन गया। और इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुटअप कर दूंगा, क्योंकि W1/W2 बराबर क्या है, Z1/Z2, तो यहाँ पर मैं W1/W2 हटाकर Z1/Z2 भी यूज़ कर सकता हूँ, तो हमारा एक सूत्र ये भी बन जाएगा। तो डेफिनेशन जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त मात्राएं हैं वो तुल्यांक द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं, या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होती हैं। क्योंकि यहाँ पर रिलेशन, आप पहला रिलेशन तो आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो W अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, रिलेशन बता रहा हूँ, W प्रोपोर्शनल E भी लिखा जा सकता है और W प्रोपोर्शनल Z भी लिखा जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं हैं वो उनके तुल्यांक द्रव्यमान के समानुपाती हैं या फिर उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती हैं। तो हम जैसे चाहें वैसे डेफिनेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है आपका फैराडे का पहला नियम, जिसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं हैं वो
जो आवेश हम प्रवाहित करेंगे उसके अनुक्रमानुपाती होगी। और यहाँ पर क्या है, मुक्त मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांकों या तुल्यांक द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करके बता दिया और यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंफ्यूज मत होना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने एम से दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी एम से यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एम से नहीं दिखाया है, डब्ल्यू का मतलब भी वही होता है और एम का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को। अब देखो आगे वैसे तो इसमें स्टूडेंट देखो तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता, कोलराउस लॉ है, बट वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। उसका रीजन ये है, देखो कोलराउस लॉ आपको तभी समझ में आएगा जब ये चैप्टर आप थोड़ा सा जान लोगे सही तरह। ठीक है, तो मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता, विशेष चालकता, जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आपको लास्ट में क्लियर कराएंगे। अब आपका जो चलेगा वो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि बोर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले हम जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते, कराएंगे सब कुछ, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना कि सर ने यही छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया। ठीक है, उससे आप बेफिक्र रहें। तो आप सबसे पहले आज हेडिंग लगा दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या लिखोगे? जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में रखा जाता है, तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा विलयन में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी धातु की छड़ को हम उसी धातु के किसी लवण के विलयन में रखेंगे तो जो धातु की छड़ है उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा जो विलयन है उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब समझने का प्रयास करना जो मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, वैसे है इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो अब देखो समझने का प्रयास करना है क्या ये। मैं यहाँ पर दो पात्र बनाता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रोड विभव आपकी समझ में आएगा। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं, तो समझने का सही तरह प्रयास करना। मैंने यहाँ पर दो पात्र ले रखे हैं, एक में हमने ले रखी है कॉपर धातु की छड़ और एक में हमने ले रखी है जिंक धातु की छड़। ठीक है, ये किसकी है? कॉपर धातु की छड़ है, यहाँ पर लिख दो Zn, और ये आपकी कॉपर धातु की छड़। तो हमने क्या बोला है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए, तो कॉपर है तो कॉपर का ही विलयन होना चाहिए किसी लवण का, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉपर सल्फेट। क्या यूज़ करूँगा? कॉपर सल्फेट। तो ये जो विलयन ले रखा है ये किसका है? कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन है। ठीक है ना, Zn है तो यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ना लिखो क्योंकि ये सॉल्यूशन ही बनता है। ये हमारा क्या है? ZnSO4 है। अब समझने का प्रयास करना जो मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट, है कुछ नहीं। अगर कोई धातु की छड़ है और उसी धातु के किसी लवण के विलयन में हमने उसको डुबोया। अब देखो मैं कॉपर की बात करता हूँ, अगर कॉपर धातु की छड़ है और उसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, तो कॉपर की जो छड़ है वो इस विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात इस कॉपर धातु की छड़ पर नेगेटिव चार्ज होगा अंदर, और ये जो विलयन है, जो हमने विलयन ले रखा है स्टूडेंट, ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित। ये विलयन हमारा कैसा हो जाएगा? धनावेशित। समझने का प्रयास करना क्या है। एग्जाम्पल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जब हम कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अंदर देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर की जो छड़ है वो विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगी। बट
अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, अगर हमने जिंक धातु की छड़ ले रखी है और उसको हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, तो जो जिंक धातु की छड़ है वो जिंक सल्फेट के सापेक्ष हो जाती है धनावेशित। तो यहां पर आप अंदर क्या दिखाओगे, पॉजिटिव दिखाओगे। आगे तक भर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो प्लस प्लस, और यहां पर अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा आपका माइनस, क्योंकि जो विलयन है वो हमारा कैसा है, ऋणावेशित, ठीक है। माइनस करके ऐसे दिखा देना क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा जानते हो, कि जब हमने जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया, तो जो जिंक धातु की छड़ है वो विलयन के सापेक्ष कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, धनावेशित हो रही है ना। बट हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कॉपर धातु की छड़ है और हमने उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया था, तो कॉपर धातु की छड़ हमारी विलयन के सापेक्ष कैसी हो गई, ऋणावेशित। तो ये नोट पॉइंट में आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, नोट डाल के लिख लेना। पहले नोट में क्या लिखोगे और दूसरे नोट में क्या लिखोगे, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, कि जब कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है और जो जिंक है वो कॉपर धातु वो ऊपर स्थित है। वहाँ पर आपको पंगा समझ में आए कैसे क्या होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा समझ में नहीं आने वाला है। पर टेंशन मत लो कि धनावेशित और ऋणावेशित होती क्यों है, क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि जब जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी दिखाई दे रही है, धनावेशित, धनावेशित हो जाती है। क्लियर सभी को। और उसके बाद यहाँ पर एक विशेष लिख लेना, या फिर लिख लो इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रोड निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, नंबर एक धनात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड, और नंबर दो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के। अगर आप धनात्मक इलेक्ट्रोड में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जिस इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिस इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसको कहते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड। तो अगर मैं कहूँ कि हमने ये ले रखे हैं, ऐसे करके दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, इस तरीके से, तो जिस पर पॉजिटिव होता है ना उसको कहा जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और दूसरा जो होता है ये करके माइनस करके, इसको बोला जाता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जिसमें से विद्युत धारा बाहर निकलती है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जहाँ पर जो लिया जाता है ये हमारा होता है, आप सभी को शायद पता भी हो गया होगा, विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जिस इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा बाहर निकलती है उसको कहते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड। और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस सभी को आप सभी याद रखना, क्योंकि जो बैटरी या सेल्स बनाई जाती हैं उसमें आपके दो ही चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसको एनोड कहा जाता है, दूसरा नेगेटिव होता है जिसको कैथोड कहते हैं। तो जो पॉजिटिव है उसमें से इलेक्ट्रोड मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी उस इलेक्ट्रोड में से होकर, और जो माइनस वाला है उस इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा बाहर निकलती है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड के टाइप्स क्या होते हैं, और ये मैंने किस टाइप से बनाया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगली डेफिनेशन आने वाली है, इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपने ऊपर वाली तैयार कर ली तो आप इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे ही मैं डेफिनेशन लिखूंगा इलेक्ट्रोड विभव की। और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऊपर वाली जो डेफिनेशन है बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। यहाँ लिखोगे जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में
डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है। तो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है आप देख रहे हो उसी की तरह सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर आया है कि अगर कोई धातु की छड़ है, जैसे कॉपर की ले लो या जिंक की ले लो, अगर हमने उस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया तो धातु और विलयन इनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा स्टूडेंट? विभवांतर। क्योंकि एक पर आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, तो साम्यावस्था बनाए रखने के लिए इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। और जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे और इसको किस में मापा जाता है? वोल्ट में। इस चीज को आप सभी याद रखना, ठीक है। तो जब हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया तो कॉपर और कॉपर सल्फेट के विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, क्योंकि हमने क्या किया, देखो साम्यावस्था स्थापित होगी, कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, क्या किया? कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, तो साम्यावस्था स्थापित होगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होने वाला है, और जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मापा किस में जाता है? इसको वोल्ट में। तो रटना नहीं है, ऊपर वाली की तरह डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने बस यहाँ पर कि धातु की छड़ और विलयन, ये विलयन हो गया और ये धातु की छड़ हो गई। तो इस धातु की छड़ और इस विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रोड विभव का नाम दे दिया है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आप सभी को याद रखना है, कैपिटल ई से। और इसको किस में मापा जाएगा? वोल्ट में। बस ये छोटी छोटी दो चीज़ें आपको और याद रखनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आगे अगली हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। शायद अगला हेडिंग यही है हमारा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकती हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 पॉइंट्स आप सभी अच्छे से तैयार कर लेना। पहली विलयन की सांद्रता, दूसरी ताप होता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स लिख लो पहले कौन कौन से हैं। नंबर 1 विलयन की सांद्रता, लिख लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या कारक। नंबर 1 विलयन की सांद्रता। देखो स्टूडेंट, अगर हमने क्या किया, जो विलयन ले रखा है अगर उसके सांद्रण में वृद्धि कर दिया अर्थात उसकी सांद्रता को बढ़ा दिया तो जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो कम हो जाएगा। तो विलयन के सांद्रण में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, मान कम हो जाता है। अब देखो जो भी विलयन हमने ले रखा है, कॉपर सल्फेट है, अगर उसकी सांद्रता में वृद्धि कर दी तो इसका मतलब क्या है? सांद्रता में वृद्धि करने पर अब इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा, अगर हमने विलयन की सांद्रता को बढ़ा दिया तो
जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो पहले की अपेक्षा कम होता चला जाएगा। जितनी हम सांद्रता में वृद्धि करते चले जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान घटता जाएगा। सेकंड पॉइंट है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, अब देखो जो टेम्परेचर है इसका भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हमने ताप ले रखा है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं बता दूं। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या लिखोगे, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। तो जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और हमने कॉपर धातु की छड़ ले रखी है, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाएगा। और तीसरा पॉइंट है नंबर धातु की प्रकृति, ठीक है ना, नेचर ऑफ मेटल। तो देखो जितनी भी सुचालक धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की क्षमता अधिक होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की क्षमता अधिक है, इसी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होते हैं। तो सुचालक धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनके इलेक्ट्रोड विभव अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अधिक होते हैं। तो जितनी भी सुचालक धातुएं होंगी, जैसे सोडियम ले लूँ मैं, तो क्या करता है अपने अंदर से बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो जितनी भी सुचालक धातुएं होती हैं, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिमूव कर देते हैं, इसी वजह से इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो भी अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब अगली हेडिंग डाल लो, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है यार, और आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रोड विभव तैयार कर लिया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आने वाला है, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बना दिए हैं, कुछ मानक बना दिए हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसी के आधार पर हम पूरी डेफिनेशन को बना देंगे। तो डरते क्यों हैं यार। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस आपको कुछ नहीं करना है। 2 चीज़ें यहाँ पर स्टैंडर्ड इन्होंने मानी है, जो टेम्परेचर है उसको 25 डिग्री सेल्सियस रखना है हमें, और जो धातु आयन सांद्रता है वो 1 मोलर होनी चाहिए। बस ये 2 स्टैंडर्ड इन्होंने बना दिए हैं। बची हुई जो डेफिनेशन है बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव की लिखाई थी। तो यहाँ लिखोगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयंस, यहाँ पर सॉरी ये रहने दो, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0
ठीक है, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे भी वोल्ट में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, मैंने दो नई चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो आप सभी को टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर क्या था कि किसी धातु की छड़ को, ठीक है, इतना हटा दो, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बट मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको दो स्टैंडर्ड मानने पड़ेंगे, दो मानक मानने पड़ेंगे। पहला क्या, टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो विलयन ले रखा है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को, और जो विलयन है उसकी सांद्रता भी यहाँ कांस्टेंट कर दी है, कितनी कर दी है, 1 मोलर। उसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले, बस ये दो चीजें ऐड कर देना, आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन उसी तरीके से है जो इलेक्ट्रोड विभव के। रटना नहीं, समझना है, दैट इज केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करो बस, ठीक है। 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, उसी धातु का कोई भी लवण हो सकता है, किसी भी लवण का विलयन हो सकता है। कॉपर है, कॉपर सल्फेट ले सकते हो, कॉपर नाइट्रेट ले सकते हो, चलेगा, बट कॉपर का ही विलयन होना चाहिए। विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे E0 से हम प्रदर्शित करते हैं, उसको E से करते हैं। और इसको भी किस में मापा जाता है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज इतना ही रहने दो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, आप पूरा नहीं देखते हो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अगली वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसका रीजन क्या है, अगली वीडियो में आपको नैनसेट्स इक्वेशन कराऊंगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो टेंशन ना लो, हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। इस मंथ के लास्ट तक आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स जो रह जाएंगे वो हम अगला जो महीना है उसमें कवर कर लेंगे, टेंशन मतलब। बस हमारे साथ मेहनत करो, हमारे साथ तैयारी करो, हर वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे हम भी आप सभी के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।